पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके होंगे रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम के बाद नेक्स्ट टॉपिक है डाल्टन का परमाणुवाद या डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से पहले परमाणु शब्द की बात करते हैं। तो जैसा कि आप परमाणु की परिभाषा कक्षा 9 में भी पढ़े होंगे कि परमाणु अणु का वह सूक्ष्मतम भाग होता है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परंतु रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं भाग लेता है, आसानी से भाग लेता है। कहने का था सबसे बड़ी बात बतलाने का प्रयास करें आपको, तो डाल्टन से पूर्व भी हमारे भारत देश की बात करें तो यहाँ पर एक महर्षि कणाद हुआ करते थे। महर्षि कणाद ने बताया कि ब्रह्मांड के सभी कण अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, मतलब समस्त ब्रह्मांड के जो सभी द्रव्य या पदार्थ हैं वो अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। लेकिन इन्होंने जिक्र परमाणु का नहीं किया। उस परमाणु का जिक्र जॉन डाल्टन ने 1804 ईस्वी में किया, जो रासायनिक संयोग के नियम की व्याख्या करने के लिए प्रतिपादित किया गया था। तो रासायनिक संयोग के नियम की व्याख्या करने के लिए जो नियम प्रतिपादित किया गया 1804 में जॉन डाल्टन द्वारा, उसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत या डाल्टन का परमाणुवाद कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको नोटिस करनी है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि परमाणु अविनाशी होता है, परमाणु अविभाज्य होता है, समस्त द्रव्य अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें आप परमाणु कहते हैं। यही परिभाषा आपने पढ़ी होगी। और फिर आपने पढ़ा समान प्रकार के परमाणुओं के समस्त गुणधर्म, मतलब रासायनिक गुणधर्म एक समान होते हैं, और असमान तत्वों के परमाणु के समस्त गुणधर्म असमान होते हैं। और सबसे आखिरी पॉइंट भी आपने पढ़ा होगा कि परमाणुओं से मिलकर अणु बनते हैं। इस बात को नोट करेंगे। हम थोड़ा सा जो लिखे हैं उस पर भी फोकस करें। तो हम बात करते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। फिर से डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को बताने से पहले हम फिर से एक बार जिक्र करना चाहेंगे महर्षि कणाद का। महर्षि कणाद ने बताया था कि ब्रह्मांड अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, लेकिन उसका नाम न देने की वजह से उनका नाम कहीं नहीं लिया जाता, जॉन डाल्टन का लिया जाता है, क्योंकि जॉन डाल्टन ने एक परमाणुवाद या परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो परमाणु शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया? तो जॉन डाल्टन का ही जिक्र आएगा, कणाद का जिक्र नहीं करेंगे आप। जॉन डाल्टन ने डाल्टन का परमाणु सिद्धांत दिया 1804 ईस्वी में। इसके अनुसार द्रव्य अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे आप परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। परमाणु अविभाज्य है, अर्थात इसे विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणु अविनाशी है, इस तात्पर्य यही होगा कि परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। नंबर चौथा पॉइंट होगा परमाणु रासायनिक अभिक्रिया की इकाई होता है। जैसा कि हमने पहली परिभाषा में ही बता दिया कि परमाणु ब्रह्मांड का वह अति सूक्ष्मतम कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परंतु रासायनिक अभिक्रिया में आसानी से भाग लेता है। अर्थात परमाणु रासायनिक अभिक्रिया की इकाई होती है। परमाणुओं से मिलकर अणु बनते हैं। समान परमाणुओं के सभी गुणधर्म समान होते हैं, असमान परमाणुओं के सभी गुणधर्म असमान होते हैं। लेकिन इसमें भी बहुत सारी कंट्रोवर्सियां आ गई, इसमें भी बहुत सारी विसंगतियां आ गई। जब ज़्यादा रिसर्च होने लगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा खोज प्रयोग करने लगे, तो इसके बाद जब आए आपके जे थॉमसन, चाहे रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन और जेम्स चैडविक, तो इन्होंने सारे मतलब अपने प्रयोगों द्वारा स्पष्ट किया कि डाल्टन के परमाणुवाद या परमाणु सिद्धांत में बहुत सारी कमियां हैं। क्या कमियां थी? बात किया गया कि परमाणु अविभाज्य है। इस कथन को गलत काटा गया, कहा नहीं सर, परमाणु तो विभाज्य है। परमाणु की अति सूक्ष्म कण कई होती हैं। आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पढ़ा होगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अतिरिक्त भी आप मूल कणों की बात करेंगे तो अस्थायी मूल कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही होते हैं, लेकिन अस्थायी कण मेसान, पाई मेसान, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो भी आपके परमाणु के ही अति सूक्ष्म कण होते हैं जो अस्थायी होते हैं। बात करते हैं परमाणु अविनाशी है।
इस कथन का तात्पर्य था कि परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यह कथन भी गलत काटा गया, कहा गया सर गलत है, परमाणु नाभिकीय अभिक्रियाओं के फलस्वरूप, नाभिकीय अभिक्रियाएं का मतलब जब एक परमाणु विघटित होता है अवयवी परमाणुओं में, उसकी बात कर रहा हूँ, नाभिकीय विखंडन की बात कर रहा हूँ, परमाणु बम की बात कर रहा हूँ। तो कहता है कि परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में विखंडित हो जाता है, जो कि यह सिद्धांत उसकी व्याख्या नहीं करता। ये भी नहीं व्याख्या कर पाता कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग कैसे लेता है। इस कथन की भी व्याख्या जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत नहीं कर पाता। बात करता है कि परमाणु से मिलकर अणु बनता है, तो कहता है कि सर जी परमाणु से मिलकर अणु कैसे बना, इस सिद्धांत की भी व्याख्या या इस तथ्य की भी व्याख्या डाल्टन का परमाणु सिद्धांत नहीं करता है। कहता है कि सर जी समान परमाणुओं के सभी गुणधर्म समान होती हैं। जब समस्थानिक की खोज की गई तो यह कथन भी गलत हो गया। अर्थात कहा जाए कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में बहुत सारी कमियां रह गई। इन कमियों का अध्ययन आप स्वतः करेंगे बुक के माध्यम से। हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, इसमें नेक्स्ट टॉपिक है वर्जीलियस की परिकल्पना। स्वीडन के वैज्ञानिक वर्जीलियस ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत तथा गैलुशाफ के नियमों को संयुक्त करके एक नियम प्रतिपादित किया, एक सिद्धांत प्रतिपादित करने का प्रयास किया, जिसे वर्जीलियस की परिकल्पना कहते हैं। पर चूंकि यह परिकल्पना अपने पूर्णतः सत्य न पाए जाने के कारण गलत हो गई, इसीलिए इसको परिकल्पना के तात्पर्य पर ही रखेंगे, इसे सिद्धांत या नियम नहीं बनाएंगे। तो वर्जीलियस की परिकल्पना कहती क्या थी, क्यों गलत हो गई, ये पर बात कर लें। तो कहता है कि वर्जीलियस की परिकल्पना थी समान ताप व दाब पर गैसों के समान आयतन में परमाणुओं की संख्या समान होती है। यदि यही केवल परमाणुओं की जगह इन्होंने अणु कह दिया होता तो यह सिद्धांत एवोगैड्रो नियम की व्याख्या करने लगता था। एवोगैड्रो की परिकल्पना को पूर्णतः सही पाया गया होता और सही हो जाता, लेकिन यह परिकल्पना स्वयं डाल्टन के नियम के विरुद्ध पाई गई। प्रयोगों द्वारा सिद्ध हुआ यह वर्जीलियस की परिकल्पना डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का ही व्याख्या सही से नहीं कर पाती है, अर्थात यह परिकल्पना गलत हो गई। इस परिकल्पना के गलत होने के बाद अमादियो एवोगैड्रो नाम आप केवल एवोगैड्रो पढ़ेंगे। एवोगैड्रो ने एक परिकल्पना 1811 में दी, जिसे बाद में हम एवोगैड्रो का नियम भी कहते हैं। एवोगैड्रो की परिकल्पना में आपको भी बता दिया क्या गलत करना क्या सही करना है। तो एवोगैड्रो की परिकल्पना जो एवोगैड्रो के नियम से जानी गई, यह एवोगैड्रो का नियम क्या कहता है, तो एवोगैड्रो का नियम या एवोगैड्रो के नियमानुसार समान ताप व दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। अर्थात कहने का मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर V प्रोपोर्शनल टू M, अर्थात V बराबर Vm इंटू M। कहता है V क्या है, तो कहता है समान आयतन में यम क्या है, या इसी को यन कह दें, स्मॉल एन से डिनोट करना चाहे, जिससे भी आप डिनोट करना, स्मॉल एन से ही डिनोट कर रहे हैं क्योंकि स्मॉल एन से ही हम डिनोट करेंगे। तो स्मॉल एन क्या है, तो यही अणुओं की संख्या है। तो V प्रोपोर्शनल टू n या V बराबर Vm इंटू n। Vm क्या है, मोलर आयतन, मोलर आयतन। मोलर आयतन क्या होता है, तो मोलर आयतन की बात करें तो कहता है कि 22.4 लीटर, मतलब गैसों के एक मोल का जो आयतन होता है वो 22.4 लीटर या 22,400 ml होता है, उसे भी मोलर आयतन कहते हैं। और स्मॉल एन क्या है, आपका नेक्स्ट टॉपिक इसी पर डिस्कस किया जाएगा, अणुओं की संख्या। नेक्स्ट टॉपिक छोटा सा, फिर तक परमाणु की वास्तविक डिफिनीशन आप क्या देंगे, परिभाषा क्या देंगे।
तो परमाणु की जो पुरानी परिभाषा है उस पर भी डिस्कस करते हुए चले। तो परमाणु की परिभाषा जो कक्षा 9 से आप पढ़ते हुए आए हैं वो पढ़े होंगे कि परमाणु ब्रह्मांड का वह अति सूक्ष्मतम कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परंतु रासायनिक अभिक्रिया में आसानी से भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। केवल आपने ये पढ़ा होगा। आज हम आपको एक और परिभाषा की बात करें तो परमाणु वह अति सूक्ष्मतम कण होता है या द्रव्य का वह अति सूक्ष्मतम कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया की इकाई होता है तथा स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। इस डिफिनीशन को आप परमाणु की परिभाषा के तौर पे ले जाएंगे। फिर से हम बात करें परमाणु की परिभाषा, फिर से सुने कि परमाणु द्रव्य की वह अति सूक्ष्मतम कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया की इकाई होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। परमाणुओं से मिलकर अणु बनता है। क्या होता है? परमाणु से मिलकर अणु बनता है। तो अणु की डिफिनीशन क्या पढ़ लेंगे केवल? तो वह अति सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है परंतु आसानी से रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, अणु कहलाता है। एक सूक्ष्म बात करें तब जान लीजिए कि पदार्थ अणुओं से मिलकर बना है या सिंपल सी बात करें तो परमाणुओं से मिलकर अणु बनता है और अणु से मिलकर द्रव्य या पदार्थ बनता है। तो परमाणु ब्रह्मांड का अति सूक्ष्म कण होता है जिसके मूल भाग कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनसे मिलकर बना अणु और अणु से मिलकर बना द्रव्य या पदार्थ। तो हम द्रव्य या पदार्थ के बारे में भी पढ़ चुके हैं, अणु की परिभाषा भी पढ़ चुके, अब परमाणु की परिभाषा भी पढ़ चुके। नेक्स्ट टॉपिक होगा परमाणु भार। परमाणु भार जिसको कहते हैं आप एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट। अभी हम एटॉमिक वेट परमाणु भार की बात कर रहे हैं। 9 की द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या आपने बराबर पढ़ा होगा लेकिन डिफिनीशन दोनों की अलग अलग है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक आपकी बात करेंगे परमाणु भार। परमाणु भार, परमाणु भार की बात करें तो जिस तत्व का भी हमें परमाणु भार निकालना होता है तो परमाणु भार की परिभाषा को तौर पे ले जाएं तो कहते हैं उस तत्व के एक परमाणु का औसत भार और किसी मानक तत्व के एक परमाणु का औसत भार या वास्तविक भार का अनुपात उस तत्व का परमाणु भार कहलाता है। जिसको हम डिफाइन करें तो किसी तत्व का अपेक्षिक परमाणु भार या द्रव्यमान वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक औसत परमाणु कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान या भार के 1/12 भाग से कितना गुना भारी है। इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो देखें आप तो किसी तत्व का परमाणु भार बराबर या अपेक्षिक परमाणु भार, आप अपेक्षिक भी बोल सकते हैं और केवल परमाणु भार भी बोल सकते हैं। अपेक्षिक परमाणु भार बराबर जिस भी तत्व का निकालना है, सपोज दैट ए तत्व का निकाल रहे हैं तो जिस तत्व का परमाणु भार निकालना है उस तत्व का औसत परमाणु भार, औसत परमाणु भार बटा में 1/12 गुणे कार्बन 12 समस्थानिक। कार्बन का एक समस्थानिक होता है, कार्बन में कई समस्थानिक होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, सबके अलग अलग कार्य हैं। कार्बन 12 लिया गया है। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु का द्रव्यमान
एक परमाणु का द्रव्यमान, यही है अपेक्षित परमाणु भार का परिभाषा। आपके लिए घर का काम रखेगा, आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हम आपको पीरियोडिक टेबल दिखाना चाहेंगे। पीरियोडिक टेबल आपको इसमें मिल जाएंगे और इसमें जो तत्व लिखे जाएंगे आपको जान ले। यहाँ से इधर ध्यान दें, जो भी तत्व लिखा जाएगा, x मान लिया है कोई तत्व है, जो यहाँ लिखा जाता है वो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक, और जो यहाँ लिखा होता है वो परमाणु भार। एक मेरे पास चार्ट है, उस चार्ट में भी लेके आइए, दिखाते हैं आपको। तो ये चार्ट दिया गया है, इस चार्ट में आप देख पा रहे होंगे हाइड्रोजन लिखा है, यहाँ पे तत्व का परमाणु क्रमांक यहाँ लिखा हुआ है, वास्तविक रिप्रेजेंटेशन यहाँ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है परमाणु भार, यहाँ लिखा हुआ है। फिर हीलियम का, वैसे ही लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 और उसका परमाणु भार 6.941 लिखा हुआ है। बेरिलियम का 4 9.012 लिखा हुआ है। बात करते हैं हम आपसे, जो भी आपको दशमलव में डिजिट, मान लिया कि 6.941 लिखा हुआ है, तो आप इसको सिंपली 7 पढ़ेंगे और आपके लिए होमवर्क होगा परमाणु क्रमांक 1 से लेकर, परमाणु क्रमांक 1 मतलब कहने का तात्पर्य हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक के तत्व, परमाणु क्रमांक 30 तक के तत्वों का परमाणु भार लिख लेंगे और उन्हें अध्ययन कर लेंगे या स्मरण कर लेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट डे मिलेंगे।